दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। बालाजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों सहित कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट, आक्रोशित परिजनों द्वारा की गई मारपीट। बीजी रोड पर स्थित बालाजी हॉस्पिटल में बीती रात लाए गए इमरजेंसी केस के दौरान इलाज में जल्दी को लेकर आक्रोशित परिवारजनों ने न केवल कर्मचारियों के साथ मारपीट कर डाली बल्कि अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने इस मामले में मामला किया पंजीबद्ध। शहर के जाने माने डॉक्टर LK शर्मा मातृ शिशु की रक्षा के लिए विगत 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट की अखिल भारतीय संस्थान ने आज उनके काम को मान्यता दी है। इंडिया रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन संरक्षण को भारतवर्ष में लागू किया गया है। युवक की गोली मार कर की गई हत्या, चाचौड़ा क्षेत्र का मामला। गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम नलखेड़ा में बीती रात पहले से चली आ रही रंजिश फिर गोली चलाकर एक युवक की हत्या कर दी गई। शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। महिला पटवारी के साथ लूट की वारदात, 4 आरोपियों पर हुआ मामला दर्ज। गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 5 की महिला पटवारी के साथ लूट की वारदात के साथ धक्का मुक्की की और शासकीय दस्तावेज फाड़ने का मामला सामने आया है, जिस पर से 4 आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुरानी छावनी से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया है, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने कुछ लोगों पर अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में आज फरियादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, उन्होंने मदद की गुहार लगाई। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव मिले हैं उनके नाम है दुर्गा कॉलोनी दुर्गा मंदिर के पास एवं गुलाबगंज कैंट। कैंट थाना क्षेत्र के झीरभेटा गांव में मारपीट का मामला सामने आया है। सफेरे जाति के लोगों के झगड़े का वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आरोन में स्टेट बैंक के सामने लगने वाले जाम से आए दिन लोग होते हैं परेशान। आरोन जवाहर मार्ग स्टेट बैंक चौराहे के सामने लगने वाले जाम से परेशान नगरवासी। बता दें कि इस जगह भारतीय स्टेट बैंक है और दूसरी और धुलाई सेंटर की दुकान, जिससे कि सुबह से ही भारतीय स्टेट बैंक व धुलाई सेंटरों की दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा रहता है, जिसको लेकर लंबा जाम लगता है, जिससे लोग होते हैं परेशान। पूर्व मंत्री एवं राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कोविड-19 महामारी संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश राज्य के मजदूर जो कि बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। कंट्रोल संचालकों ने किया आज विरोध प्रदर्शन, रैली निकालकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लामबंद हुए कंट्रोल संचालक व कर्मचारियों ने उचित मूल्य दुकानदार कल्याण समिति की जिला इकाई बैनर तले एकत्रित होकर रैली निकालकर अपनी समस्याओं का लोगों की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निराकरण की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा आज रहे गुना दौरे पर। पत्रकारों के साथ की उन्होंने चर्चा। कई दिनों से बैंकों में अवकाश होने के कारण आज बैंकों के बाहर भारी भीड़ दिखी, उपभोक्ता हुए परेशान। कांग्रेस ने आज का स्थापना दिवस स्थानीय राजीव गांधी भवन पर समस्त कांग्रेस जनों द्वारा मनाया गया। गैस पाइपलाइन का कार्य शुरू, अब रोड पर बिछाए गए पाइप। गुना से भोपाल पाइपलाइन के जरिए LPG पहुंचाने की योजना का चल रहा काम। दस्तक अभियान 11 जनवरी से 13 फरवरी 2021 के मध्य आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों की संपूर्ण बीमारियों की समय से देखभाल, प्रबंधन एवं रेफरल किया जाएगा। बालाजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों सहित कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट, आक्रोशित परिजनों द्वारा की गई मारपीट। बीजी रोड पर स्थित बालाजी हॉस्पिटल में बीती रात लाए गए इमरजेंसी केस के दौरान इलाज में जल्दी को लेकर आक्रोशित परिवारजनों ने न केवल कर्मचारियों के साथ मारपीट कर डाली बल्कि अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने इस मामले में मामला किया पंजीबद्ध। बालाजी हॉस्पिटल में कल एक घटनाक्रम हुआ। एक JCB से एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था
यशवंत परिहार उसका नाम है, भुल्लनपुरा का रहने वाला है। जेसीबी से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद वो तत्काल, चूंकि बालाजी हॉस्पिटल के नज़दीक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके परिजन उसको लेके गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार जो आवश्यक था वो किया गया और उसको तत्काल रेफ़र कर दिया था। रेफ़र किया, उसको बता दिया गया था कि सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं। तो ये बात जब डॉक्टरों द्वारा कही गई तो इसी बात पे से परिवार के लोग और वहाँ मोहल्ले के कुछ लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंने डॉक्टर्स के साथ अभद्रता की और स्टाफ के साथ भी अभद्रता की और वहाँ काफ़ी तोड़फोड़ की है। सर इस पे आगे क्या करा गया है? जो आरोपी गण थे, जो नाम बताए गए हैं, उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और विवेचना की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार किए गए? अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ठीक। पुरानी छावनी से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया है, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने कुछ लोगों पर अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में आज फरियादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, उन्होंने मदद की गुहार लगाई। पुरानी छावनी। बताएं क्या हुआ आपके साथ, पूरी घटनाक्रम बताएं। हम सब सो रहे थे साथ में। कब? ये 25 तारीख में, शुक्रवार की रात थी उस दिन है। और गोलू पंडित है जी, उसकी बहन का नाम काजल है, उन्हीं का आते, उन्हीं ने ये लड़की का अपहरण करवाया। या पहला पुलिस ला करके जी लड़की को भगवा करके ले गए या भगा करके ले गए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, 14 साल की उम्र है जी। पुरानी छावनी सकतपुर रोड पे रहते हो? रहते हैं। और अंकित रघुवंशी है, उसको जो बुलाते थे घर पर रखते थे, उन्हीं का आते जी। ये अंकित रघुवंशी कितने साल का है? ये आपके घर में आना जाना था क्या इन लोगों का पहले से? ये लड़की आती थी और लड़की कभी कभी बुला कर ले जाती थी। मुझे अभी पता चला है ये बात का। ये अंकित रघुवंशी कितने साल का है? ये कम से कम 25 साल का है। और ये आपकी बच्ची कितने साल की है? 14 साल की है। अभी आप एसपी साहब से मिले तो उन्होंने क्या कहा आपसे? अभी नहीं मिली। महिला पटवारी के साथ लूट की वारदात, 4 आरोपियों पर हुआ मामला दर्ज। गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 5 की महिला पटवारी के साथ लूट की वारदात के साथ धक्का मुक्की की और शासकीय दस्तावेज फाड़ने का मामला सामने आया है, जिस पर से 4 आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। क्या नाम है आपका? सुमन ओझा। हाँ, क्या पोस्ट पे हैं आप? पटवारी। जी, कैसा क्या हुआ आपके साथ, आज बताएं ज़रा। नायब साहब के आदेश से हम लोग सीमांकन करने गए थे, साथ में हमारे राजस्व निरीक्षक भी थे और अन्य पटवारी भी थे। जी। जैसे ही हमने सीमांकन के लिए जरीब रखी तो आवेदकों ने हमारी जरीब उठा के फेंक दी और हमारे कचरा कतरी फाड़ दिया और ये कहने लगे कि हम जैसे बताएंगे आप वैसे ही सीमांकन करोगे। कौन सी जगह की घटना है? रूसिया देवरी। फिर इसने मतलब अभी आपने शिकायत वगैरह की क्या? हाँ। हारून थाने में FIR हुई है? हाँ। जी सर, कैसा क्या मामला है बताएं। ये क्या है, आज हमें सूचना मिली थी कि आरोन तहसील में हमारी साथी बहन सुमन ओझा जी के साथ में सीमांकन के दौरान, जिसमें RI साहब भी मौजूद थे, उनके साथ में पटवारी जी राजेश जी भी मौजूद थे, वहाँ मौके पे गए हुए थे। ये सीमांकन एक्चुअल में 181 लगाई गई थी। सीमांकन में 181 में जाकर के मौके पे कार्रवाई कर रही थी, उस पर उन्होंने प्रतिरोध जताया है, जैसा कि अभी मेरे संज्ञान में आया है। और उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करी, जरीब को फेंक दिया, कार्य करने नहीं दिया, धमकी दी उन्होंने और लूट की घटना भी अंजाम दिया है। इस संदर्भ में जो है मालूम पड़ते से ही मेरे साथ में जिला सचिव, तहसील अध्यक्ष भगवत जी वगैरह हम सब लोग मौके पे आए हैं। अभी पुलिस ने जो है FIR दर्ज कर ली है 4-5 धाराओं में। कौन कौन सी धाराओं? 353, 332 और 186 और 294, ये 4 धाराएं लगी। 4 धाराओं में लगी हैं जो है 353, 332, 392 और 186। जी। 4 लोग थे आरोपी, 3 हैं और एक उनके पिताजी हैं। और अब हमारा आगे यही गिरफ्तारी का वो है। अगर गिरफ्तारी जल्दी नहीं होती है तो जैसा तहसील संघ गुना निर्णय लेगा आरोन वाले, हम सभी लोग कल से काली पट्टी बांध के कार्य करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो पूरा जिला और आवश्यकता पड़ी तो पूरा साथ में। इस तरह की जो है कारगुजारियों को जो है हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तो हम भविष्य में प्रोटेक्शन की मांग भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
कंट्रोल संचालकों ने किया आज विरोध प्रदर्शन, रैली निकालकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लामबंद हुए कंट्रोल संचालक व कर्मचारियों ने उचित मूल्य दुकानदार कल्याण समिति की जिला इकाई बैनर तले एकत्रित होकर रैली निकालकर अपनी समस्याओं का लोगों की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निराकरण की मांग की। मांगे प्रदेश स्तरीय मांगे हैं जिनका हमने ज्ञापन में उल्लेख कर दिया, लेकिन मूल रूप से आज हम जिलाधीश महोदय का ध्यान अपनी स्थानीय समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जिलाधीश महोदय के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है और उनके आदेश का पालन हमने किया भी है। वर्तमान नवीन पात्र हितग्राहियों को पर्चियां वितरण करने, उनको खाद्यान्न वितरण करने का कार्य माननीय जिलाधीश महोदय ने हमें दिया था और रविवार के दिन में दुकान खोलने का आदेश दिया था और प्रतिदिन समय में परिवर्तन करते हुए पूर्व का समय 9 से 1 और 3 से 7 का था, उसमें परिवर्तन करते हुए सुबह 10 बजे से लगातार 10:30 बजे से 5:30 बजे तक दुकान खोलने का आदेश दिया था। हमने उसका भी पालन किया, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस समय में ना तो हमें भोजन अवकाश दिया जा रहा, जबकि भारत की संसद में भोजन अवकाश होता है, विधानसभा में भोजन अवकाश होता है, कलेक्ट्रेट में जो भोजन अवकाश होता है, राज्य कर्मचारियों को भोजन अवकाश मिलता है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों? तो हमने विनम्रतापूर्वक माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन किया कि एक तो हमारा रविवार का अवकाश यथावत रखा जाए और इसमें समय में परिवर्तन कर हमें 2 घंटे का भोजन अवकाश दिया जाए। ये 2 घंटे हमारे भोजन के लिए नहीं, इसमें हम शासकीय काम भी निपटाएंगे, डीडी भी बनवाएंगे, खाद्यान्न भी उठाएंगे और आपके आदेश का पालन भी करेंगे। क्या नाम, शुभ नाम क्या? मेरा नाम रशीद खान, महामंत्री प्रदेश उचित मूल्य दुकानदार कल्याण समिति, ये जिला अध्यक्ष भाई संजय दुबे टीटू, ये धीरेन्द्र चौबे जी नगर अध्यक्ष और साथ ही रामगुरु सिंह नावदेव जिला महामंत्री और ये ब्लॉक अध्यक्ष हमारे जय सिंह। आपकी जो 15 सूत्रीय मांगे हैं, अगर उन पर निर्णय नहीं लिया गया तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? हमारे संगठन का फैसला है, हमारा संगठन निर्णय ले चुका। यदि 15 दिवस के अंदर मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय नहीं लिया गया तो हम समूचे मध्य प्रदेश के 24,640 दुकानदार भोपाल में एकत्रित होकर जंगी प्रदर्शन करते हुए अपनी न्यायिक मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमारी मांगों को मंजूर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा आज रहे गुना दौरे पर, पत्रकारों के साथ की उन्होंने चर्चा। का विरोध मजाकी स्तर पे कर रहे हैं कि वाकई में असली ट्रैक्टर पर बैठने लायक जनता ने मध्य प्रदेश का छोड़ा नहीं, इसलिए प्लास्टिक का ट्रैक्टर ही है और कांग्रेस अब प्लास्टिक हो गई है। राजनीति में आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। 136वीं वर्षगांठ है कांग्रेस की और कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता इटली चला गया। कांग्रेस से कितनी मोहब्बत है महात्मा गांधी की कांग्रेस से। राहुल गांधी आते आते 136वीं जिस पार्टी की, सचिन तेंदुलकर के पिताजी मर गए थे लेकिन अपने भारत के लिए क्रिकेट मैच छोड़कर नहीं आया, वो जिता कर आया वहां से। उसने कहा नहीं, मेरे भाई अंत्येष्टि करेंगे, मैं तो भारत की तिरंगे के लिए। जो कांग्रेस का नहीं हो सकता, 136वीं वर्षगांठ का नहीं हो सकता, वो इटली जा रहा है। वो भारत में कांग्रेस तो बिखर गई है पूरी तरह से। कांग्रेस ने आज का स्थापना दिवस स्थानीय राजीव गांधी भवन पर समस्त कांग्रेस जनों द्वारा मनाया गया। आज कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस था। आज समस्त भारत में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। गुना में हमारे जिला मुख्यालय राजीव गांधी भवन पे समस्त कांग्रेस द्वारा आज स्थापना दिवस मनाया गया और कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। इस देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका थी। देश के विकास में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही है और देश के लिए कांग्रेस पार्टी, जब तक कांग्रेस पार्टी है, देश के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। तो कांग्रेस एक पार्टी है, एक विचारधारा है, अनेकता में एकता, जो सूत्र कांग्रेस पार्टी का था वो हमेशा रहेगा। सब धर्म को, सब वर्ग को साथ लेके चलती है और कांग्रेस पार्टी और आगे और अच्छे तरीके से एक देश के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। दस्तक अभियान 11 जनवरी से 13 फरवरी 2021 के मध्य आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों की संपूर्ण बीमारियों की समय से देखभाल, प्रबंधन एवं रेफरल किया जाएगा। हमारा दस्तक अभियान जो प्रतिवर्ष होता है साल में 2 बार, तो उसका अभियान का शुभारंभ होने वाला है। ये 11 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक दस्तक अभियान चलेगा। तो उसकी तैयारियों के लिए पूर्व से हम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, हमारे जो मैदानी अमला है उसकी हम प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। तो उसका आज ये पहला सत्र है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से
जो हमारा अभियान चलेगा उसके अंतर्गत कार्यकर्ता गांव में घर घर जाकर दस्तक देगा, जहां 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की समस्त समेकित बीमारियों की देखभाल संबंधी उपचार करेंगे और आवश्यकता अनुसार रेफर करेंगे। इसमें गंभीर कुपोषित बच्चे, दस्त रोग से ग्रसित बच्चे और एनीमिया से ग्रसित बच्चे, इनकी आवश्यकता अनुसार पहचान और उनके रेफरल उच्च संस्थाओं पर करेंगे। इसके साथ ही ANC टीकाकरण, इसमें छूटे हुए टीके वाले जो हैं उन्हें आवश्यक उनका टीकाकरण करेंगे। साथ ही जो जिन बच्चों को 9 माह से ऊपर वाले जो बच्चे, 9 माह से 15 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको विटामिन A की खुराक भी दी जाएगी। शहर के जाने माने डॉक्टर LK शर्मा मातृ शिशु की रक्षा के लिए विगत 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट की अखिल भारतीय संस्थान ने आज उनके काम को मान्यता दी है। इंडिया रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन संरक्षण को भारतवर्ष में लागू किया गया है। दर्शकों नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शहर के रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर LK शर्मा साहब, जिन्होंने जच्चा शिशु रक्षा पर बहुत काम किया। सर, सोनाली सिटी चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका जो प्रोजेक्ट है बच्चा और जच्चा की सुरक्षा, वो बहुत सालों से चल रहा है, उस पर क्या क्या काम होता है? ये हम भारतवर्ष में क्योंकि नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और गर्भावस्था के दौरान चूँकि माताओं की भी मृत्यु दर सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में विश्व है, तो उसमें पिछले 10 वर्ष से हम यहाँ जिला प्रशासन, महिला बाल विकास और के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और 2019 में हमारी इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने एक संरक्षण नाम का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत हम नए प्रोटोकॉल के माध्यम से सारे रेडियोलॉजिस्ट भारतवर्ष के, गायनिकोलॉजिस्ट, पेरिनेटोलॉजिस्ट, जो भी मातृ एवं बच्चों के संरक्षण के लिए काम करते हैं, उनको जागृत करने का एक कार्य कर रहे हैं, जिसको संरक्षण नाम दिया है। सर, संरक्षण में गुना में क्या क्या अभी आपने बड़े बड़े काम किए हैं? जैसे सुमेर की एक महिला है, उनमें आपने सही डिलीवरी कराई है, बच्चा जटिल पोजीशन में था वो केस पूरा। हाँ, वो सब मैं अब आपको विस्तृत रूप से जो संरक्षण कार्यक्रम है उसकी पूरी जानकारी दूंगा स्लाइड के प्रेजेंटेशन के माध्यम से। वो मेरी सारी भारतवर्ष की आशा कार्यकर्ता बहनों को और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, उसी के साथ साथ जनमानस को संबोधित करते हुए ये मेरा उद्बोधन है। और किस तरह से हमारा ये संरक्षण प्रोग्राम, जो कि 2019 को मद्रास के हमारे रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में डॉक्टर रिजो मैथ्यू, जो कि संरक्षण के जनक हैं, और हमारे तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत पटेल के टाइम में इसको लॉन्च किया गया था। और आज भी हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दीपक पाटकर, और आने वाले डॉक्टरों के संरक्षण में ये चलता रहेगा। ये जो प्रोग्राम है ये सभी लोगों को उद्बोधित है, और उसमें किस तरह से हम कर रहे हैं मैं बिंदुवार आपकी जानकारी। सर, एक बीच में रुका, ईरा का जो संरक्षण कार्यक्रम है ये पूरा आपका बनाया हुआ है, ये पूरा आपका ही प्रोडक्ट है? नहीं, जो गुना का है वो मेरा पिछले 10 साल से था। हाँ, और जो IRI का जो प्रोग्राम है वो चूँकि हमारी शैक्षणिक संस्था एकेडमिक विंग है, उसके द्वारा उसको अब लागू किया गया। आपके प्रोग्राम को अब उन्होंने लागू कर दिया? हाँ, उसमें थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा मॉडिफाई करके मेरा जो था वो डेटिंग के आधार पर था। और मैं व्यक्तिगत रूप से तो करता था, परंतु इसके माध्यम से जब तक हम पूरे भारतवर्ष को अगर चेतित नहीं करेंगे, तो मैं तो जैसे गुना में परिवर्तन ला सकता हूँ, परंतु इसके परिवर्तन के लिए पूरे भारतवर्ष के लोगों को जागृत करने की, नई मेथड से पहचान कराने की जरूरत है। आप गुना में कुछ आंगनबाड़ियों में पायलट प्रोजेक्ट करते थे, तो उनमें 10 सालों में परिणामों में कितने अंतर है? परिणामों में तो इतना अच्छा उत्साहित परिणाम है कि हम आज भारतवर्ष के किसी भी अच्छे से अच्छे प्रोग्राम से आगे हैं। हमारे यहाँ बच्चों की संख्या 1000 से ऊपर है,
हमारे यहाँ जो लो बर्थ वेट की संख्या है वो 9.6 ही है, जो WHO के अनुसार 10 से कम नहीं हो सकती है। और जो कुपोषण है और जो शिशु मृत्यु दर है उसको हम 25 से 30 के बीच में ला पाए हैं, जबकि भारतवर्ष में वो 42 प्रति हजार है। तो मैं विस्तृत रूप से आपको बताता हूँ। इंडियन रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन का जो संरक्षण है उसके प्रोटोकॉल के लिए मैं जानकारी पूरे जनता के लिए और आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को उद्बोधित करते हुए बता रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार भारतवर्ष में पेरीनेटल मोर्टेलिटी की दर 36 पर हज़ार है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी 30 प्रति हज़ार है और इन्फेंट मोर्टेलिटी 42 प्रति हज़ार है। ये मैं आंकड़े इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिससे कि हम इस स्थिति को समझने में और उसका आंकलन करने में सक्षम होंगे कि कितनी भयावह स्थिति है भारतवर्ष में। अगर विश्व के संदर्भ में हम देखें तो पूरे विश्व में 128 मिलियन बर्थ प्रतिवर्ष होती हैं, उनमें से भारत में 28 मिलियन प्रेगनेंसी और 27 मिलियन लाइव बर्थ करीब होती हैं। और दुखद स्थिति ये है कि गर्भावस्था के दौरान 67,000 माताओं की मृत्यु हो जाती है। गर्भकाल में करीब 1 मिलियन मतलब 10 लाख बच्चों की जन्म के 1 महीने के अंतर, उसको न्यूनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं, और उनमें से भी 7.5 लाख पेरीनेटल डेथ होती है। पेरीनेटल डेथ का मतलब है कि जन्म के 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाना। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्फेंट मोर्टेलिटी माने 1 साल तक की मृत्यु दर 42 प्रति हज़ार हिंदुस्तान में है। एक और भयावह स्थिति है कि भारतवर्ष में पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा स्टिल बर्थ रेट है। स्टिल बर्थ किसको कहते हैं कि 28 सप्ताह के गर्भ काल के बाद और जन्म से पहले जो मृत्यु पेट में ही हो जाती है उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। वो पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में है और वो है करीब 20 से 66 पर हज़ार लाइव बर्थ के ऊपर। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो प्रतिवर्ष 5,92,000 बच्चे पेट में ही मर जाते हैं, जो कि अगर पूरी दुनिया की आबादी को भी और देशों को मिलाएंगे तो उससे भी ज़्यादा पड़ता है। और एक बात मैं हिंदी में इसको संरक्षण को बताने का एक और तात्पर्य है कि सबसे ज़्यादा जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी है 36 और 30 प्रति हज़ार, वो हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादा है। अच्छा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इसका इससे कि इसकी एक मतलब जानकारी हमारे इन प्रदेशों में भी हो कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और मैं अब आगे के कॉल में आऊँगा कि जो मुख्य कारण है न्यूनेटल डेथ का मतलब 1 महीने के अंदर होने वाली मृत्यु का, वो सबसे मुख्य कारण है जन्म से पहले जो प्रीटर्म बर्थ कहते हैं। प्रीटर्म बर्थ का मतलब है कि 37 सप्ताह से पहले जो बर्थ होती हैं उनके कॉम्प्लिकेशन करीब 43.7% होते हैं, और जब जन्म हो रहा होता है बच्चे को उसको इंट्रापार्टम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो करीब 19.2% होते हैं। तो इस तरह से करीब 62% केसेज में जो समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है वो इनके कारक होते हैं। अब हम अगर इनके जो प्रीटर्म बर्थ के कारकों पे आएंगे, प्रीटर्म का बर्थ है जैसा कि मैंने बताया 37 सप्ताह से पहले जन्म हो जाना, तो उसमें कुछ मेडिकल डिसीज हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा हैं। 1/3 केसेज में प्री एक्लेम्सिया और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ये नामक बीमारियां हैं, इनकी वजह से प्रीटर्म बर्थ हो जाती है। 2/3 केसेज में स्वतः प्राकृतिक रूप से गर्भ की थैली फट जाती है, उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, परंतु ये जो प्री एक्लेम्सिया और एफजीआर है और इसके बारे में हम ध्यान देने से इनको रोक सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जितनी जल्दी प्रीटर्म बर्थ हो गई मतलब 28, 26, 27, 28, 30 के करीब होगी तो वो बच्चे की मृत्यु दर उतनी ज़्यादा होती है वीक्स में, और जितने वो टर्म के पास करीब 37 सप्ताह के बाद आएंगे तो उसमें मृत्यु दर कम होती जाती है। तो यही हमारा उद्देश्य रहता है गर्भकाल के दौरान जो हम जांच करते हैं कि किस तरह से इस प्रीटर्म बर्थ को रोकें। तो
जो जैसा कि मैंने कहा कि प्रीटर्म के दो कारण हैं, एक प्री-एक्लेम्पसिया और दूसरा एफजीआर। तो प्री-एक्लेम्पसिया के बारे में हम थोड़ी विस्तृत जानकारी लेंगे। गर्भकाल के दौरान जो ब्लड प्रेशर से जनित बीमारियां होती हैं, अगर गर्भ रहने से पहले या प्रथम 20 सप्ताह में अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं, और इनका प्रतिशत भारतवर्ष में 10.08% है। अगर ब्लड प्रेशर 20 सप्ताह के बाद होता है तो उसको प्री-एक्लेम्पसिया कहते हैं, और इसका जो प्रतिशत है करीब 8 से 10% होता है। अब इनकी वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से कभी कभी माँ को झटके आ जाते हैं और उससे माँ और बच्चे की दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसका प्रतिशत करीब 1 से 5% होता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो करीब 22% प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और इनकी वजह से ही ये आगे की एक भीषण स्थिति उत्पन्न होती है। अब एक चीज़ और ध्यान देने की है यहाँ पर, मैं जिसको एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि पश्चिमी देशों की अपेक्षा एशियन में और इंडियंस में इस प्री-एक्लेम्पसिया की कंडीशन की 2.5 गुना ज़्यादा इंसिडेंस होता है। एशिया में ज़्यादा है? हाँ, एशिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में। और प्रथम बार में एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि जब प्रथम बार में उसको बच्चा रहता है माँ को, तो उसका 3 गुना प्रतिशत हो जाता है। 3 गुना। परंतु एक चीज़ और उसमें देखना है कि अगर प्रथम बार में उसको प्रेगनेंसी के दौरान ये प्री-एक्लेम्पसिया हुआ है, बीपी हाई हुआ है, तो अगली प्रेगनेंसी में इसकी 10 गुना ज़्यादा संभावना रहती है। तो इन चीज़ों के आंकड़ों को हमको समझना पड़ेगा कि इनको चिन्हित जल्दी से जल्दी करें। इसी के साथ ये तो तात्कालिक प्रेगनेंसी के दौरान हुए, हम देखेंगे कि इनका लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट होता है। जिन माँ को गर्भकाल के दौरान प्री-एक्लेम्पसिया हुआ है तो उनको भविष्य में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से, जैसे ब्लड प्रेशर है और हार्ट की डिसीजेज हैं, हार्ट अटैक की संभावना है, या जो ब्रेन का अटैक है, और उससे मृत्यु की संभावना नॉर्मल जिनको प्रेगनेंसी रही है उनसे दुगनी होती है, 2 टाइम्स। तो मतलब ये खाली ये नहीं कि गर्भावस्था के दौरान ही परेशानी है, भविष्य में भी उसको ये रिस्क रहती है। और भी जो बच्चा जिसके घर में रहते हुए प्री-एक्लेम्पसिया हुई है, तो उसको भी जब वो बड़ा होगा, बचपन में ही उसको डायबिटीज की संभावना होगी, सेरेब्रल पाल्सी की संभावना हो सकती है जन्म के तुरंत बाद, और जब वो बड़ा होगा तो उसको भी ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और इन सब बीमारियों की संभावना नॉर्मल बच्चे से दुगनी होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भविष्य का निर्धारण भी इसी दौरान हो जाता है। और इनको हम जो लाइफ स्टाइल डिसीज आज कहते हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, उनकी रोकथाम का भी ये माध्यम बन सकता है अगर हम इस पर ध्यान दें। अब हम आते हैं, हमारे यहाँ देखा होगा कई माताओं की ठिगनी रहती हैं, तो उनमें प्री-एक्लेम्पसिया की रिस्क ज़्यादा रहती है। जितनी वो लंबी होगी उसकी रिस्क कम रहती है, जितना वजन ज़्यादा होगा उसकी रिस्क ज़्यादा रहती है। अगर वो IVF से बच्ची IVF के द्वारा हुआ है तो भी रिस्क ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई है या डायबिटीज है, तो इस तरह से जो मैंने पहले भी बताया कि इनमें रिस्क बढ़ती जाती है। अब दूसरा जो कारण हमने कहा प्री-एक्लेम्पसिया के साथ साथ एक और प्रीटर्म बर्थ का कारण है फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन क्या है? फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो बच्चा गर्भकाल के दौरान अपने प्राकृतिक ग्रोथ को नहीं पहुंच पाता है, जो ईश्वर प्रदत्त उसको ग्रोथ है अंदर जैसे बढ़ना चाहिए, अगर वो नहीं हो पाती है तो उसको हम फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों है कि इसका प्रतिशत भारतवर्ष में 36.5% है। और ऐसे बच्चे जिनको प्रॉपर जो अपने समय से कम वजन के हैं, कमज़ोर बढ़ रहे हैं, उनमें 202.3% प्रति 1000 में पहले महीने में वो बच्चे मर जाते हैं। इसलिए इन आंकड़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि पूरे दुनिया से सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में ये मृत्यु होती है, मध्य प्रदेश में और भी ज़्यादा है। और इसी तरह से जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है उसकी प्रतिशत होने की 54% है। और इन सभी कारणों से
लो बर्थ वेट बेबी बच्चों का जन्म होता है। लो बर्थ वेट का मतलब है जो भी बच्चे किसी भी कारण से 2.5 किलो से कम के पैदा होते हैं उनको हम लो बर्थ वेट कहते हैं, और उनका भारत में प्रतिशत आज 26% है। ये महत्वपूर्ण क्यों है कि इन ऐसे बच्चों में मृत्यु दर की दर सामान्य वजन के बच्चों के अपेक्षा 20 गुना ज़्यादा होती है। अच्छा, अगर 20 गुना ज़्यादा होती है। अगर हम टोटल, जैसा मैंने कहा था कि पूरे वर्ष में करीब 27 मिलियन लाइव बर्थ होती है इंडिया में, और उनमें से 3.5 मिलियन प्रीमेच्योर बर्थ होती है। तो ये आंकड़े एक महत्वपूर्ण है, हमको इसको समझने की जरूरत है। अब ये तो मैंने स्थिति बताई। अब इसको, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन का संरक्षण प्रोग्राम जो डॉक्टर रिजो मैथ्यू के मार्गदर्शन में अभी चल रहा है, और हमारे जो अध्यक्ष हैं उसके तहत हम एक सॉल्यूशन ढूंढ के लाए हैं। और ये सॉल्यूशन जो है वो हमारी जो 4 गवर्नमेंट के द्वारा आधारित एएनसी चेकअप हैं उनमें फिट बैठता है। तो हमारी, जैसे ही हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, प्रथम त्रैमासिक में जब भी वो लाती है उसको जब अस्पताल में लेके आ जाए, तो क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जच्चा बच्चा अच्छी रहे और स्वस्थ बच्चे का जन्म हो जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इन चारों जांचों में अगर हम इस संरक्षण प्रोग्राम के तहत कार्य करेंगे तो उसके से क्या होगा कि हम ऐसी समस्या का अर्ली आइडेंटिफाई कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे कि उसको समस्या है क्या, उसकी कितनी रिस्क भविष्य में रहेगी उसका आकलन कर लेंगे, और उसके हिसाब से उसका कैसी बच्चे की जन्म के समय की या मृत्यु की कैसी संभावना रहेगी उसको अच्छी तरह से आकलन करते हुए समयबद्ध तरीके से उस बच्चे को अपन बाहर निकाल करके मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने जैसे मुझसे पूछा था, ये गुनाह की ये पिछले 10 वर्ष का कार्य है, डेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। डेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ये त्रैमासिक के आधार पर एएनसी चेकअप के द्वारा होना चाहिए। तो जो बच्चा गर्भ में है वो गर्भ में कितने समय का है, तभी हम प्रीमेच्योरिटी की या पोस्ट मैच्योरिटी का इसका समय निकल गया है या संभावित डिलीवरी की तिथि क्या होगी उसका निर्धारण हम कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको डेटिंग ऑफ प्रेगनेंसी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर 24 से 28 सप्ताह के बीच में जन्म होता है बच्चे का किसी कारण से बीमारी की वजह से, तो हम प्रतिदिन अगर एक दिन भी उसके आगे ले जा सकते हैं गर्भ को, तो 2% प्रतिदिन के हिसाब से उसकी मृत्यु की संभावना को हम नकार सकते हैं। 2% प्रतिदिन। इसी तरह से अगर 1% पर डे उसकी मृत्यु की संभावना कम कर और उस बच्चे को जीवित रहने के और रिस्क फ्री जीवित रहने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर समय निकल गया, संभावित तिथि निकल गई, तो भी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इस तरह से, क्योंकि 38 सप्ताह के दौरान सबसे कम मृत्यु दर होती है 1.2 पर हजार। अगर हमारा बच्चा 38 सप्ताह तक पहुंच गया है तो 1.2 पर हजार। 38 सप्ताह के बाद जन्म होता है तो सबसे कम 38 सप्ताह में, परंतु अगर वो 40 सप्ताह तक पहुंचता है तो करीब मृत्यु दर 2.4, और अगर वो समय 43 सप्ताह हो गया तो मृत्यु दर 5.8 हो जाती है। इसलिए गर्भकाल का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब उसको कैसे कर सकते हैं? एक तो जो हमारी सामान्य प्रचलन में है LMP मेथड। LMP का मतलब है कि अंतिम जो उसको महीना आया था उसके हिसाब से 280वें दिन संभावित प्रसव तिथि होती है। ये हमारी मेडिकल सदियों से चली आ रही है। तो हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता ANM है, इसी हिसाब से उसको देखती है। परंतु जैसा कि हमने हमारे संरक्षण के प्रोग्राम विगत 10 सालों का अनुभव है, और जो इंडियन जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी में पब्लिश हुआ है कि करीब 50% केसेज में LMP मेथड करेक्ट नहीं होती। कभी कभी गर्भ समय से जो उसके LMP के हिसाब से नहीं होता है, 2 महीने में होता है, 3 महीने में होता है, तो ऐसे में प्रीमेच्योरिटी की और पोस्ट मैच्योरिटी की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? जब हम प्रथम त्रैमासिक में
हम ANC चेकअप के लिए लाते हैं तो हमको अल्ट्रासाउंड द्वारा की जानकारी के माध्यम से सही गर्भावस्था की कितना गर्भकाल, कितने सप्ताह का है, 7 सप्ताह का, 10 का है, 15 का है, उसका निर्धारण करते हुए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का सही निर्धारण करने से हम इस चीज़ को पा सकते हैं। और उसको हमारा जो MCP कार्ड रहता है आंगनबाड़ी बहन के पास, आशा कार्यकर्ता के पास, ANM पे जो MCP एक कार्ड होता है, उसमें इस तिथि का आकलन करके फिर त्रैमासिक के हिसाब से हम जांच कराते रहे आगे। जैसा कि जो संरक्षण प्रोग्राम है वो ये बताता है कि प्रथम त्रैमासिक में अगर हम 11 सप्ताह से 13 सप्ताह के बीच में अगर हम जांच कराते हैं तो करीब 75% ऐसी माताओं, गर्भवती माताओं जो कि प्री एक्लेम्सिया और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के लिए रिस्क में होंगी, उनको चिन्हित कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि चूँकि प्लेसेंटा बन रहा होता है तो हम 150 मिलीग्राम एस्पिरिन की टेबलेट रात में उस समय से लेकर के 36 सप्ताह तक अगर देते हैं तो प्री एक्लेम्सिया और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की संभावना को 90% तक 32 सप्ताह से पहले और 37 सप्ताह से पहले 60% तक कम कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और संरक्षण प्रोग्राम का ये मैसेज सारी समाज को, सारे भारतवर्ष के लोगों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ कि प्रथम त्रैमासिक की जांच में प्री एक्लेम्सिया और FGR का रिस्क को निकाल करके और एस्पिरिन देना जरूर शुरू करें। ये समय क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि अगर हम द्वितीय त्रैमासिक में अगर ये जांच कराएंगे तो प्लेसेंटा चूँकि बन चुका होता है तो जो प्रिवेंशन का, इसको जो रोकथाम का समय था वो निकल जाता है। इसलिए प्रथम त्रैमासिक में ही रिस्क असेसमेंट होकर एस्पिरिन देने से इनकी संभावना को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो अब जब इस तरह से देखा, जो हाई रिस्क की माता है उसको द्वितीय त्रैमासिक में अपने देखा, और अगर वो रिस्क पे रहती है तो उसको हर महीने हम जांच करते हैं। अगर रिस्क पे नहीं है तो तृतीय त्रैमासिक में 32 सप्ताह के दौरान 32 से लेकर के 37 सप्ताह फिर जांच करते हैं, और जो संरक्षण का प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से हम करते हुए और निर्धारण, समस्या का निर्धारण कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम बच्चे को रिस्क में देखते हैं तो ये प्रीमेच्योरिटी के रिस्क और उसके गर्भकाल में ही समाप्त बच्चे की मृत्यु होने के रिस्क को देखते हुए, एक सामंजस्य बिठाते हुए बच्चे की डिलीवरी कर और SNCU में उसको रख करके और उचित समय में उसकी देखभाल कर सकते हैं। संरक्षण का इस तरह से एक प्रोटोकॉल है, और वो ये कहता है कि अगर तृतीय त्रैमासिक में अगर वजन 3 से 10% के बीच में है और डॉपलर नॉर्मल है तो ऐसे बच्चे को हम टर्म के करीब ले जा सकते हैं, मतलब करीब 37 सप्ताह तक उसको आराम से ले जा सकते हैं। परंतु अगर बच्चे का वजन 10 से 50 सेंटाइल के बीच में है परंतु एबनॉर्मल डॉपलर फाइंडिंग आती हैं तो जो प्रोटोकॉल के हिसाब से सर्विलेंस करते हुए हर वीकली, और जैसे ही ऐसा लगे कि बच्चे को अंदर रिस्क है तो उसकी डिलीवरी कर लेनी चाहिए। और इसी तरह से लास्ट त्रैमासिक में अगर उसका वजन अच्छा है परंतु CPR एक जो फीटल डॉपलर में एक वो है, तो अगर एबनॉर्मल आता है तो चूँकि उसमें पेरीनेटल मॉर्टेलिटी की और कॉम्प्लिकेशन की संभावना ज़्यादा होती है, तो ऐसे बच्चे को भी समयबद्ध तरीके से निकाल करके और हम इस बच्चे को बचा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष के रेडियोलॉज साथियों को, गायनेकोलॉज साथियों को, पेरिनेटल साथियों को और सामान्य जनता को और आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को कि अगर हम संरक्षण प्रोग्राम को अपनाते हैं, उसके माध्यम से अगर हम ये जांच करते हैं तो ये जो मैंने आंकड़े बताए थे कि जो हमारी पेरिनेटल मॉर्टेलिटी 30/1000 और 36 और स्टिल बर्थ 5,92,000 जो बच्चे प्रतिवर्ष मर जाते हैं उनको हम बचा सकते हैं। और ऐसा मैं विगत 1.5 साल का मेरा जो अनुभव है कि जो 1000 ग्राम के 1100 ग्राम के बच्चे जो हमने 30 सप्ताह में भी निकाले हैं या 36 में भी निकाले हैं, वो सब अभी तक अच्छे हैं। और हम सब मिल कर के अगर इसमें अपना कर्तव्य का पालन करते हुए
सही रूप से वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएंगे तो जरूर भारत से प्रीटर्म बर्थ, स्टिल बर्थ, इन्फेंट मोर्टलिटी को हम दूर कर पाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब LK शर्मा साहब जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रोग्राम चला रहे हैं। ईरा IRI ये भी इसमें उनका सहयोग कर रही है, वो भी उसका सहयोग करके पूरे हिंदुस्तान में अपने चैनल के माध्यम से वो अपना भी YouTube चैनल चलाकर इसको पूरे हिंदुस्तान की जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, खोजरी स्थित जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। त्रिपुर होजरी सेल, जहाँ आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। Just like Harry Houdini, many lyrically so insane now. So I'm majestic, having the agenda. I'm not getting it easy, the problem. Ain't no love, they see me as a problem. I'm making my love and make me the problem. I get them a girl with a brand new त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर। सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बाग ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, डाटा केबल 6 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर, मोबाइल खरीदने पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना।